सबसे पहले विजया के मन में आया कि जैसे भी बने कल सवेरे कलकत्ता भागकर इस बहेलिये से अपनी रक्षा करनी होगी। लेकिन उत्तेजना का पहला धक्का जब निकल गया तब उसने देखा कि इससे केवल जाल का फंदा ही और न कस जाएगा, बल्कि साथ ही साथ बदनामी का धुआं भी उड़ेगा जो यहाँ के वातावरण को गंदा किए बिना नहीं रहेगा। तब कलकत्ता के समाज में भी वह किस तरह मुंह दिखाएगी और यहाँ भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। यह निश्चित रूप से जानती थी कि रासबिहारी ने इसे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि हथियाने के लिए ही इस बदनामी की रचना की है। जब तक वह पूरी तरह निराश ना हो जाएंगे तब तक इस झूठ को बाहर नहीं फैलाएंगे। तो भी 2 दिन के बाद जब कचहरी के गुमास्ता ने हिसाब पर दस्तखत करने के लिए मिलने की प्रार्थना की तब उसने अस्वस्थ होने का बहाना करके बही खाते ऊपर मंगा लिए। आज अपने कर्मचारी के सामने जाने में भी उसे लाज लगने लगी। कहीं किसी छिद्र से यह बात उन लोगों के कानों में ना पड़ गई हो और उनकी आंखों में अनादर और उपहास की छाया ना आई हो। जिस तरह वह एक बात से डर रही थी उसी तरह जी जान से यह कामना भी कर रही थी कि अपने पिता के पत्र लेकर नरेंद्र स्वयं ही आए। लेकिन 5-6 दिन बाद पोस्टमैन के हाथ से पत्र मिले। नरेंद्र स्वयं नहीं आया। क्यों नहीं आया यह अनुमान लगाने में उसे पल भर को भी देर नहीं लगी। उसे यह आशंका थी कि रासबिहारी किसी छल से यह बात नरेंद्र के कानों तक पहुंचा देंगे और उसके लिए इस मकान का रास्ता बंद कर देंगे। चिट्ठी हाथ में लेकर विजया सोचने लगी कि इतनी आसानी से अगर इस ओर का रास्ता उसके लिए बंद हो जाए और इस तरह अनायास ही वह झूठे कलंक को टोकरा उसके सिर पर रखकर भय के कारण दूर हट जाए तो फिर इस बदनामी का बोझ भले ही वह कितना ही असत्य हो लादकर मैं किस सहारे से चल सकूंगी। तब तो यह झूठ बोझ ही मुझे परम सत्य की तरह पलक झपकते मिट्टी में मिला देगा। विचारों में डूबी वह ना जाने क्या क्या सोचती रही। आंखें पोंछकर कुछ देर बाद वह उठकर खड़ी हुई और अपने दिवंगत पिता के हस्तलिखित दोनों पत्रों को माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने दोनों चिट्ठियों को पढ़ना चाहा लेकिन उसकी आंखें बार बार आंसुओं से धुंधली हो गई। काफ़ी कोशिशें करके उसने पत्र पढ़े और यह सत्य उसके सामने स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया कि उस समय उन्होंने केवल उसी के लिए नरेंद्र को मनुष्य बना देना चाहा था और यह भी समझने के लिए शेष नहीं रहा कि यह बात और चाहे जिसे मालूम ना हो रासबिहारी से छिपी नहीं थी। और भी 5-6 दिन बीत गए। एक दिन सुबह विजया ने नींद खुलने पर देखा मकान में राजमजदूर लगे हुए हैं और सारे मकान को चूने से पोतने की तैयारियां हो रही है। कारण सोचते ही सारा शरीर स्थिर पड़ गया। उसे याद आया कि पूर्णिमा के आने में अब केवल 7 दिन शेष है। सारे दिन तेजी से काम चलता रहा लेकिन वह किसी को भी बुलाकर यह नहीं पूछ सकी कि किसके आदेश से हो रहा है या उसके बारे में उससे पूछा क्यों नहीं गया। तीसरे पहर बहुत दिनों के बाद विजया कन्हैया सिंह को साथ लेकर नदी किनारे घूमने निकली थी। सहसा दयाल आ गए। बोले, मैं तुम्हें ही खोज रहा था बेटी। विजया ने आश्चर्य से कारण पूछा। उन्होंने कहा, बेटी अब तो देर नहीं है, निमंत्रण पत्र छपवाने होंगे, तुम्हारे बंधु बांधवों को सादर बुलाने की चेष्टा करनी होगी, लेकिन उन सबके नाम धाम मालूम हो जाए तो। विजया ने कठोर होकर पूछा, निमंत्रण पत्र? लगता है मेरे ही नाम के छपवाए होंगे। दयाल मन ही मन जानते थे कि वह विवाह सुख का नहीं है। सकुचाकर बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे नाम से क्यों छपेंगे? रासबिहारी वर कन्या दोनों के ही अभिभावक है, उन्हीं के नाम से निमंत्रण भेजना तय हुआ है। विजया ने कहा, क्या उन्होंने ही तय किया है? दयाल ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ उन्होंने ही किया है। विजया ने कहा, तो यह भी वही निश्चय करे, मेरे बंधु बांधव कोई नहीं है। दयाल कोई उत्तर ना दे सके। चलते चलते अचानक विजया पूछ बैठी, जो चिट्ठियां आपने नरेंद्र बाबू को दी थी क्या आपने पढ़ी थी? नहीं बेटी, दूसरे की चिट्ठी मैं क्यों पढ़ूंगा? नरेंद्र के पिता का नाम देखकर ही मैंने सोच लिया था कि जब यह उनकी चीज़ है तो उनके लड़के के हाथ में ही दे देना उचित है। एक बार मन में आया अवश्य था कि तुमसे पूछूंगा, लेकिन क्यों, क्या कोई अपराध हो गया बेटी? वृद्ध को लज्जित होते देख विजया ने बड़ी नरमी से कहा, उनके पिता की चीज़ आपने उन्हें दे दी, यह तो ठीक ही किया। क्या आपसे इस संबंध में उन्होंने कुछ कहा था? दयाल बोले, नहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ जानना हो तो उनसे पूछकर कल ही बता दूंगा। विजया ने आश्चर्य से पूछा, कल ही किस तरह बता सकेंगे? दयाल ने कहा, आजकल वह रोजाना ही यहाँ आते हैं ना।
विजया ने संकित होकर कहा, आपकी पत्नी का रोग क्या फिर बढ़ गया है? यह बात आपने मुझे बताई नहीं। दयाल कुछ हंसकर बोले, नहीं, अब वह बहुत अच्छी है। नरेंद्र का इलाज और भगवान की कृपा, कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर पर ब्रह्म को प्रणाम किया। विजया के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने दयाल की ओर देखते हुए पूछा, तूने रोजाना आना पड़ता है? दयाल प्रसन्न मन से बोले, आवश्यक ना होने पर भी जन्मभूमि का मोह क्या सहज ही छूट जाता है बेटी। उसके सिवा आजकल नरेंद्र के पास काम कम है, वहाँ कोई बंधु बांधव नहीं, इसलिए शाम के समय यहाँ नित्य आ जाते हैं। विशेष रूप से मेरी पत्नी तो उन्हें बिल्कुल बेटे के समान ही चाहती है। चाहने योग्य लड़का भी तो है, लेकिन बातों बातों में जब इतनी दूर आ गई हो तो अपने उस मकान तक भी क्यों ना चलो बेटी। चलिए, कहकर विजया साथ चलने लगी। दयाल कहने लगे, मैंने तो ऐसा निर्मल स्वभाव से इतना सज्जन व्यक्ति अपनी उम्र में कभी नहीं देखा। नलिनी की इच्छा बीए पास करके डॉक्टरी पढ़ने की है। इसके लिए कितना उत्साहित करते हैं, कितना सहायता देते हैं, कोई सीमा नहीं। विजया चौंक पड़ी। कलकत्ता से रोजाना इतनी दूर आकर शाम बिताने का यह संदेह ही अब तक उसके मन में विष का समान उबलता जा रहा था। दयाल ने मुड़कर स्नेह भरे स्वर में कहा, तो अब जाने का काम नहीं है बेटी, तुम थक गई हो। विजया ने कहा, नहीं, चलिए। उसकी चाल की स्थिरता देखकर ही दयाल ने थकान की बात उठाई थी, लेकिन अगर उसके चेहरे को देख पाते तो यह बात समझ पर ना ला पाते। उस समय हर कदम पर विजया के नीचे से जो धरती सरकती जा रही, उसका अनुमान लगा पाना दयाल के लिए असंभव था। वह अपने आप से ही कहते चले गए, नरेंद्र की सहायता से ही इतने ही दिनों में नलिनी ने अनेक पुस्तकें पूरी कर डाली है। लिखने पढ़ने में दोनों का बहुत बड़ा अनुराग है। काफी देर चुपचाप चलने के बाद विजया ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संयत करके धीरे से पूछा, आप क्या कुछ और संदेह नहीं करते? दयाल ने आश्चर्य प्रकट ना करके सहज भाव से पूछा, काहे का संदेह बेटी? इस प्रश्न का उत्तर विजया तत्काल ना दे सकी। उसका हृदय जैसे फटने लगा। कुछ पल बाद वेदना पर काबू पाकर बोली, मेरी राय है कि नलिनी के संबंध में उनके मन का भाव स्पष्ट रूप से जान लेना उचित होगा। दयाल ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक बात है, लेकिन इसका अवसर तो अब भी नहीं बीता है बेटी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों का परिचय जब तक और थोड़ा घनिष्ठ ना हो जाए तब तक कुछ ना कहना ही उचित है। विजया ने समझ लिया कि यह प्रश्न दूसरे के मन में भी पैदा हुआ है। पल भर मौन रहकर उसने कहा, लेकिन नलिनी के लिए तो हानिकारक हो सकता है। उसका मन स्थिर करने में शायद समय लग सकता है। लेकिन इस बीच नलिनी को संकोच और वेदना के मारे आगे शब्द मुंह से नहीं निकल सके। लेकिन दयाल ने शायद समस्या के इस कोण पर विचार नहीं किया। संदिग्ध स्वर में बोले, सच बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी पत्नी से सुना है उससे, लेकिन तुमसे तो कह चुका हूँ, नरेंद्र पर हम लोगों का अटूट विश्वास है। उसके द्वारा किसी की कोई हानि नहीं हो सकती। वह भूलकर भी किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। मैं सोच भी नहीं सकता। वह भले ही ना सोच सके, फिर भी उस समय अन्याय कहाँ से कितना दूर तक पहुँच रहा था, यह तो केवल अंतर्यामी जानते थे। दोनों ने जब दयाल की बैठक में प्रवेश किया, शाम की छाया घनी हो आई थी। एक टेबल के दोनों ओर कुर्सियों पर नरेंद्र और नलिनी बैठे हुए थे। सामने खुली पुस्तक के बारे में शायद ही अक्षर अस्पष्ट हो जाने के कारण पढ़ना छोड़कर दोनों ने धीरे धीरे आलोचना आरंभ कर दी थी। नलिनी की नज़र इसी ओर थी। उसने उल्लासित होकर स्वागत किया, लेकिन विजया का चेहरा वेदना से सफ़ेद पड़ गया है। संध्या के धूमिल उजाले में वह यह ना देख सकी। नरेंद्र तुरंत कुर्सी छोड़कर उठ बैठा और नमस्कार करके पूछा, अच्छी हैं? विजया ने ना तो नमस्कार का उत्तर दिया, ना प्रश्न का, जैसे वह देख ही ना सकी हो। उनकी ओर पीठ करके नलिनी से बोली, क्यों, आप तो फिर एक दिन भी नहीं आई? नरेंद्र ने सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, और शायद मुझे पहचान भी नहीं सकी। विजया ने शांत अपेक्षा से उत्तर दिया, पहचान सकने से ही क्या पहचान करना आवश्यक हो जाता है। फिर नलिनी से बोली, चलिए आपकी मामी से मिलाऊं। कहकर केवल पल भर एक और नज़र डालकर उसे एक तरह से खींचती हुई ऊपर चली गई। नलिनी ने कुछ सीढ़ियों चढ़ आने पर पुकार कर कहा, नरेंद्र बाबू, चाय पिए बिना कहीं भाग ना जाइएगा। नरेंद्र इसका उत्तर ना दे सका।
आश्चर्य और अपमान से काट होकर खड़ा रहा। वृद्ध दयाल भी उसकी अप्रत्याशित लज्जा में हिस्सा बटाते उदास चेहरे से कहीं चुपचाप खड़े रहे। फिर भी ना जाने उन्होंने कैसे संदेह होने लगा कि जो कुछ बाहर प्रकट हुआ है वह ठीक नहीं है। इसलिए अपमान के पर्दे के पीछे जहाँ नज़र नहीं पहुँच रही, वह चाहे जो भी हो अपेक्षा और अनादर नहीं है। कुछ देर बाद चाय के लिए पुकार हुई, लेकिन नरेंद्र दयाल का अनुरोध टालकर नीचे ही रह गया। लेकिन दयाल जब उसे अकेला छोड़कर ऊपर नहीं गए तो उसने हंसते हुए कहा, मैं घर का आदमी हूँ, मेरी बात मत सोचिए दयाल बाबू, आपको अपने सम्मानित अतिथि का सम्मान करना आवश्यक है, आप जल्दी जाइए। दयाल ने दुखी और लज्जा भरे अंदाज में ऊपर जाने की चेष्टा करते हुए पूछा, तो फिर क्या तुम कुछ देर बैठोगे? नौकर दीपक रख गया था। नरेंद्र ने खुली पुस्तक को पास खींचकर कहा, जी हाँ, जरूर बैठूंगा। लगभग आधे घंटे बाद तीनों नीचे उतर आए। नरेंद्र पुस्तक रखकर खड़ा हो गया। आज उसके चले जाने पर शायद वे लोग आराम अनुभव करते, क्योंकि उसके इस प्रकार अकेले प्रतीक्षा करते रहने के कारण सभी को जैसे लज्जा और संकोच का कोड़ा मार दिया। नलिनी ने लजीले मीठे स्वर में कहा, आपकी चाय नीचे लाने के लिए कह दिया है, अभी आई जाती है नरेंद्र बाबू। लेकिन विजया उससे कुछ न बोले बिना, यहाँ तक कि उस पर नज़र डाले बिना ही धीरे धीरे बाहर निकल गई। कन्हैया सिंह दरवाजे के पास ही बैठा था, लाठी लेकर खड़ा हुआ। विजया ने बाहर आकर देखा, आकाश में चंद्रमा ठीक सामने निकल आया है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे पैरों के नीचे की धूप से लेकर पास दूर तक कुछ भी दिखाई दे रहा है। आकाश, मैदान, गांव के पीछे की वन रेखा, नदी, जल सभी खामोश चांदनी में उदास और मौन खड़े हैं। किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है, परिचय नहीं है। कोई नींद में ही स्वतंत्र विश्व से तोड़कर इन्हें जहाँ तहाँ फेंक गया है, और जब नींद टूटने पर है वे एक दूसरे के अपरिचित चेहरे की ओर अवाक होकर ताक रहे हैं। चलते चलते उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो उठे। उन्हें बार बार पूछते हुए मन ही मन कह उठी, नहीं, अब और नहीं सह सकती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर आते ही समाचार मिला कि रासबिहारी ने जाने किस लिए शाम से ही बाहर की बैठक में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनते ही मन कड़वाहट से भर गया। कुछ ना कहकर ऊपर कमरे में चली गई, लेकिन वह जानती थी कि भले ही कितनी ही देर हो जाए, इस व्यक्ति का धीरज समाप्त नहीं होगा। जब वह प्रतीक्षा कर रहे हैं तो भले ही कितनी ही रात हो जाए, मिले बिना नहीं टलेंगे। थोड़ी देर बाद परेश ने दरवाजे पर खड़े होकर बताया, बड़े बाबू आ रहे हैं। फिर उनकी चिट्ठियों और छड़ी की आवाज़ सुनाई दी। विजया ने कहा, आइए। कमरे में आकर कुर्सी पर बैठकर रासबिहारी बोले, मैं इसी से इन लोगों से कह रहा था कि इतने नौकर चाकरों में से किसी को भी नहीं सूझा कि लालटेन लेकर जाए। दयाल को भी सोचना चाहिए था कि मैदान में केवल चांदनी के उजाले पर निर्भर ना रहकर लालटेन भेज देनी चाहिए। इसलिए सोचता हूँ भगवान, इस संसार में तुमने अपने पराये में कितना भेद रखा है। विजया चुप बैठी रही। तब रासबिहारी ने जेब से कागज निकाल कर कहा, जो कुछ करना चाहिए मैंने कर दिया है, केवल उन्होंने अपना नाम लिखना है बेटी। इसे कल ही भेज देना चाहिए। और कागज विजया के हाथ में दे दिया। विजया ने देखते ही समझ लिया यह उनके ब्रह्म विवाह के कानून के अनुसार रजिस्ट्री करने का दस्तावेज है। छपी हुई और हाथ की लिखाई को आरंभ से अंत तक 2-3 बार पढ़कर उसने मुंह उठाया। अधिक समय नहीं बीता था, लेकिन इतने में ही उसके मन में एक महान परिवर्तन हो गया था। उसकी वेदना अचानक ही घोर उदासीन और अपार वितृष्णा में बदल गई। उसने सोचा, संसार के सभी पुरुष एक ही सांचे में ढले हैं। रासबिहारी, दयाल, विलास, नरेंद्र, किसी में कोई भेद नहीं। बुद्धि और आयु के कारण जो कुछ बाहर दिखाई देता है, केवल वही भेद है। अन्यथा अपने सुख और सुविधा के लिए नीचता, कृतज्ञता, निष्ठुरता में नारी के लिए सभी समान है। आज दयाल का आचरण ही उसे सबसे अधिक खटका था। ना जाने क्यों उसे निश्चित विश्वास हो गया कि वे उसकी कामना जानते थे। इसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया। समस्त प्राणों से श्रद्धा की है, चाहा है, अपना समझा है, लेकिन अपनी भांजी के कल्याण के कारण सब कुछ जान सुनकर भी उन्होंने इस विश्वास की कोई मर्यादा नहीं रखी। रासबिहारी उसके गंभीर चेहरे को देखकर आशंकित हो उठे। उन्होंने कहा, तो फिर बेटी, इस कमरे में कलम दवात है या नीचे से लाने को कह दूं? विजया ने चौंक कर देखा।
अतीत की घिनौनी यादों पर उसके विचारों की डोरी ने धीरे धीरे एक सूक्ष्म जाल बुनना आरंभ किया ही था कि स्वार्थ से अंधे इस बूढ़े की इस निष्ठुर व्यग्रता ने छुरी की तरह उसे पल भर में छिन्न भिन्न कर डाला। विजया मरने के लिए तैयार व्यक्ति की तरह निर्दयी हो उठी और बोली, काका जी, क्या आपकी यही राय है कि पाप भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धन के नीचे दब जाता है? रासबिहारी ने ठीक ढंग से प्रश्न का अभिप्राय ना समझकर सिर पिटाकर कहा, क्यों बेटी, क्यों? विजया अडिग और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं तो मेरे इतने बड़े पाप की उपेक्षा करके आप मुझे क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? रासबिहारी लज्जा से व्याकुल हो उठे, हतबुद्धि होकर बोले, झूठी बात है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता बेटी। विजया ने कहा, दुश्मन शायद ना उठा सके, लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या विलास बाबू मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे? रासबिहारी ने कहा, श्रद्धा से नहीं देख सकेगा तुम्हें विलास? अच्छा। यह कहकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे, विलास, विलास। विलास कहीं पास ही प्रतीक्षा कर रहा था, अंदर आ गया। रासबिहारी ने कहा, सुनो विलास, हमारी विजया बेटी कह रही है कि क्या तुम इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख सकोगे? सुनो जरा। लेकिन विलास एकदम कोई उत्तर ना दे सका। इस तरह देखता रहा जैसे प्रश्न समझ में ही ना आया हो। विजया ने कहा, उस दिन काका जी के घर नौकर चाकरों से पूछताछ करके मुझसे बोले थे कि मैं बहुत रात गए एकांत में नरेंद्र बाबू से आमोद प्रमोद करके भी तृप्त नहीं हुई। अंत में वह ट्रेन ना पाने के बहाने रात यहीं बिताकर सवेरे गए। ऐसी स्थिति में से सद रासबिहारी की ऊंची आवाज़ के नीचे दब गए। वह बार बार कहने लगी, कभी नहीं, कभी नहीं, यह असंभव है, एकदम झूठ है। विलास का मुंह काला पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना। रासबिहारी फिर चिल्लाने लगे, तुम कैसे सुनोगे विलास, यह भयानक झूठ है, यह दारुण। इसलिए मैं साले दरगान को तुम देखो तो, और उस छोकरे परेश को कैसा दंड देता हूँ मैं। विलास ने कहा, सारी धरती के लोग अगर इस बात की गवाही दे तो भी मैं विश्वास ना करता। विजया ने दृढ़ता से पूछा, ना करते क्या मेरी संपत्ति के कारण? रासबिहारी के इस बात का सूत्र पकड़कर फिर बकना आरंभ कर दिया, लेकिन लड़के की मुंह की ओर देखकर एकदम चुप हो गए। विलास की दोनों आंखें चमक उठी, लेकिन आवाज में उत्तेजना या नम्रता दिखाई नहीं दी। शांत संयत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी संपत्ति का मुझे जरा भी लोभ नहीं है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उस सन्नाटे को भंग करते हुए विलास ने कहा, विजया, बाबूजी कुछ भी करे, कुछ भी बोले, हम लोग उन्हें समझ सके या ना समझ सके, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिन्होंने ब्रह्म पद में आत्मसमर्पण किया है वह कभी अन्याय नहीं कर सकते। तुम्हारे सिवा तुम्हारी संपत्ति का हम लोगों को रत्ती भर भी लोभ नहीं है। विजया ने विलास के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, सच बोलते हो? विलास ने आगे बढ़कर विजया का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हमारे अंदर यदि कोई सत्य है तो आज से मैं तुमसे सत्य ही कह रहा हूँ। विजया ने पल भर बाद धीरे से हाथ छुड़ा लिया और मेज पर से कलम उठा ली। फिर दूसरे ही क्षण बड़े बड़े अक्षरों में दस्तखत करके कागज रासबिहारी की ओर बढ़ा दिया, यह लीजिए। रासबिहारी ने दस्तावेज मोड़कर जेब में रखा और वनमाली के शोक में ढेर सारे आंसू बहाकर निराकार ब्रह्म की असीम करुणा का गुणगान करके कहा, रात हो रही है, और वह चले गए। पिता के चले जाने पर विलास ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्रेम नहीं करती, लेकिन अगर साधारण व्यक्ति की तरह मैं भी इस प्रेम को ही ऊंचा स्थान देता तो आज मुक्त कंठ से कहता, विजया, तुमने जिसे प्रेम किया है उसी को धारण करो। मुझे यह शक्ति, यह उदारता और त्याग है। पिताजी से मैंने अब तक झूठी शिक्षा नहीं पाई है। पल भर चुप रहकर वह फिर कहने लगा, लेकिन यह सकाम रूप तृष्णा जिसे प्रेम समझकर मनुष्य भूल किया करता है, क्या ब्रह्म कुमार कुमारी के विवाह का चरम लक्ष्य है? नहीं, यह किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य विराट है, वह है सत्य मुक्ति, पर ब्रह्म के चरणों में दो आत्माओं का आत्मसमर्पण। एक ना एक दिन तुम इस सत्य को समझ जाओगी। यह नरेंद्र बाबू जब नहीं आया था उस समय की यादें और बातें याद करो विजया। कोई बात कहने के लिए विजया ने मुंह उठाया, लेकिन होंठ कांपकर रह गए। फिर नमस्कार करके तेजी से दरवाजे से भाग गई।